Hello, good afternoon, everyone. I hope you all are safe and doing well. So, here we are back with yet another interesting topic of environment, that is wetlands. तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि वेटलैंड्स जो एक टॉपिक है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू। ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विसेज में। सो मैंने कोशिश की है कि मैं ये वीडियो प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से बना पाऊँ, मतलब कि मैंने इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दोनों रखने की कोशिश की है। द नोट्स आर इन इंग्लिश, नोट्स इंग्लिश में हैं, बट एज़ यूजुअल मेरा डिस्कशन हिंदी में ही होगा या बाइलिंगुअल कह सकते हैं आप। सो विदाउट मच डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ वेटलैंड्स। ओके, वेटलैंड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। सो बेसिकली हम ऐसी कौन से लैंड्स या ऐसी कौन सी भूमि है जिसको हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, या हम किस लैंड को वेटलैंड बोलते हैं? ठीक है, तो हम बेसिकली कहते हैं कि वेटलैंड्स आर द एरियाज वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। मतलब कि वेरी बेसिक डेफिनेशन, कि सबसे पहले तो हम इस वर्ड को डाइसेक्ट कर लेते हैं, दैट इज वेटलैंड। ओके, या फिर आप हिंदी में ले लीजिए तो भूमि। ठीक है, इसमें आर्द्र का मतलब क्या है? नमी। भूमि मतलब ज़मीन, ऐसी ज़मीन या ऐसा ज़मीन का एरिया जहाँ पर आपको नमी देखने मिले, पानी देखने मिले, है ना, स्टैगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी हो। ठीक है, उस एरिया को हम जो है वेटलैंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। इंग्लिश में भी अगर आप डिसाइड करें, वेट माने गीला और लैंड माने भूमि। ओके, लैंड। तो ऐसी जगह जो कि गीली हो, मतलब जहाँ जो आपकी प्राइमरी सोर्स है, जो आपकी प्राइमरी सोर्स है वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को फ्लरिश कराने के लिए, वो क्या है? वाटर। ठीक है, ऐसी जगह को हम जो है आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है आपको स्टैगनेंट, रुका हुआ पानी, पानी का ठहराव देखा जाए, पानी का ठहराव देखा जाए। ठीक है, और ये जो पानी हो, इसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा ना हो। 6 मीटर से कम या 6 मीटर की जो गहराई का पानी जहाँ रुका हुआ होता है, उस एरिया को हम वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं। प्लस इसके साथ एक कंडीशन और है कि वहाँ पर जो है आपका वनस्पति उगी हुई हो, मतलब वहाँ पे आपका फ्लोरा फौना जो है फ्लरिश कर रहा हो, उस एरिया को हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब वेटलैंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको थ्रेट्स क्या क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मूविंग अहेड, जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम जो है एक ट्रांजिशनल लैंड डेजिग्नेट करते हैं बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। मतलब ना तो वो पूरी तरह से आपके टेरेस्ट्रियल हैं, ना ही वो पूरी तरह से आपके एक्वेटिक हैं। इन दोनों के बीच में कहीं ट्रांजिशन जोन के जो एरियाज होते हैं, उनको हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कहते हैं कि जहाँ पर वाटर टेबल इज़ यूजुअली एट और नियर द सरफेस, जहाँ की जो वाटर टेबल होती है ना, वो या तो वाटर सरफेस पर होती है, वाटर सरफेस के लेवल पर होती है, या फिर उसके आसपास होती है। तो वो हमने अभी पहले देख लिया कि उसकी जो डिज़ाइन की गई है या डेजिग्नेट की गई है डेप्थ, वो की गई है 6 मीटर। ठीक है, तो वही कि उसकी जो वाटर टेबल है वो या तो उसी उसी लेवल पर हो, या फिर बिटवीन 6 मीटर्स हो, तो उसको हम वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, या फिर एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह जो कि शैलो वाटर से भरी हुई है। शैलो मतलब कि सिर्फ सतह पर, मतलब बहुत डीप ना हो। ठीक है, ज़्यादा गहराई जहाँ नहीं होती, उसको हम शैलो वाटर कहते हैं। मतलब एक एरिया जहाँ पर थोड़ी ही गहराई का पानी स्टैगनेंट हो, वहाँ उस पानी का ठहराव हो, उस एरिया को हम वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं, या उसको हम वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्रभूमि बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हमारा, वो सेलिब्रेट किया जाता है या देखा जाता है February 2 को। 2 February इज़ डेजिग्नेटेड या हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे। उसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की तरह
हम देखते हैं। ओके, 2020 में यानी कि 2 फरवरी 2020 को जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने देखा है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस, जो है वो कभी कभी क्वेश्चन क्या है बैक ईयर के भी पूछ लेता है कि भाई 2020 की तो थीम सभी देखेंगे, राइट। इस 2019 प्रीलिम्स में भी उसने जो है पिछले ईयर का जो है आपकी इंडिया की रैंकिंग पूछी थी, राइट। तो हम देख लेते हैं कि एटलीस्ट 2019 का हम देख लेते हैं कि 2019 में जो हमारी थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, और 2020 में क्या है, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब 2 फरवरी ही क्यों? ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है उसके पीछे भी कोई रीज़न है, या कोई भी डे कब क्यों किया जाता है, वो किसी चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए मना वो डेट चूज़ की जाती है, कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे, राइट। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि यही वो दिन है जब जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है हमने जो है अडॉप्ट किया था। ठीक है, हमने कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अडॉप्ट किया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर? रामसार, ईरान में। रामसार एक ईरान में सिटी है, वहाँ पर हमने इसको जो है अडॉप्ट किया था वो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसीलिए जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स क्या क्या है, मतलब कितने तरह के यूजुअली देखे जाते हैं। इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आई एम डिक्टेटिंग इट इन हिंदी, तो प्लीज़ 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 आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दीज वर्ड। मतलब ये सिर्फ शब्द हैं, राइट। आपको यहाँ से, आपको मुझसे क्या लेना है, आपको मुझसे समझना है, ठीक है। ये तो आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, या इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट। तो आप प्लीज़ इससे बॉदर ना हो, आप सिर्फ सुने कि मैं कह क्या रही हूँ। ओके, सो मूविंग अहेड, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड या अर्धभूमि के प्रकार। तो पहला है कोस्टल वेटलैंड्स। कोस्टल वेटलैंड मतलब तटीय आर्द्रभूमि, मतलब है ना, जो भी समुद्र के तट पर ऐसी जगहें या ऐसे स्थान जिनको हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो सब कोस्टल वेटलैंड्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है फाउंड इन द एरियाज बिटवीन द लैंड एंड ओपन सी, मतलब ज़मीन और खुले ओपन सी के बीच के, जो बीच में ऐसे कोई भी जगह, ऐसा कोई भी भूमि जहाँ पर नमी हो, स्टैगनेंट वाटर हो, फ्लोरा हो, फोना हो, बायोडाइवर्सिटी हो, उसको हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन किस किस यूजुअली हमें कौन कौन से एरियाज मिलते हैं। जैसे कि आप देख लो आपके कोरल रीफ्स। ठीक है, कोरल रीफ्स भी आपको जो है ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलते हैं, प्लस वहाँ पे बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ जो है आपको फ्लोरा फोना फ्लरिश करते हैं वहाँ पे फलते फूलते हैं। ठीक है, वनस्पति अच्छी फलती फूलती है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वहाँ का जो भी आपका जो भी कहते हैं ना कि जो भी वहाँ की कंडीशंस हैं वो ऑप्टिमम है उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो एक एरिया जो है वो वेटलैंड की कैटेगरी में डाला जाता है। अब हम, आपके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा कि क्यों हम इन्हें वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ज़रूरत क्या है। तो हम वो आगे देखेंगे कि ऐसा हम करते क्यों हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, या हमने इनके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन भी साइन कर रखा है या कन्वेंशन बना हुआ है। हम इन जो है उस कन्वेंशन के लिए हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं, तो वो सब हम धीरे धीरे करके इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शोर लाइंस। ठीक है, जो आपके किनारे की जो एरिया होता है वो भी थोड़ा सा जो है आपका नमी पूर्ण होता है, वहाँ भी आपकी बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। बीचेस होती हैं, ठीक है। मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स तो जो है इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जिस तरह का वो वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो वहाँ की फ्लोरा फोना को फ्लरिश करने के काम आता है, तो उनको हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा है शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, इसे हम उथला समुद्री क्षेत्र या फिर झीलें, जो आपके पॉन्ड्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट वाटर होते हैं, जहाँ पे फ्लो बहुत कम होता है। ठीक है, स्टैगनेंट होते हैं।
ठीक है। या तो दोनों कैटेगरी हो सकती है कि परमानेंट हमेशा पानी है, या कभी पानी कम है ज़्यादा है, बट लेकिन वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो वेटलैंड्स के लिए फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि आपकी स्प्रिंग पूल्स होते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स हैं, वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बाद जो वहाँ पे जो क्रेटर्स बन जाते हैं उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो भी वेटलैंड्स एज अ वेटलैंड, अगर वो वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी को फ्लरिश कर रहा है या आसपास की मतलब इम्पॉर्टेंट है वहाँ के एरिया के लिए, तो हम उसे वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है। मार्शेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि पीरियोडिकली पॉन्डेड विद वाटर एंड कैटेगराइज बाय हर्बेशियस, मतलब जो कि पीरियोडिकली एक कुछ कुछ टाइम के लिए वहाँ पे पानी होता है, लेकिन वहाँ पे हर्बेशियस वेजिटेशन जो है यानी कि नॉन वुडी वेजिटेशन जो है हाईली ज़्यादातर मात्रा में जो है देखा जाता है। स्वैम्प्स, ठीक है, यानी कि जो है उनमें जो है सरफेस वाटर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे ना हर्बेशियस वेजिटेशन की बजाय वहाँ पे ट्रीज श्रब्स जो है ये सब जो है ज़्यादा उसमें रेशो में देखे जाते हैं। ठीक है। या तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, या फिर जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर फ्लड प्लेन्स में। ठीक है। बॉग्स, ठीक है, वाटर लॉक्ड पीथलैंड्स होते हैं। ठीक है। ओल्ड लेक बेसिन डिप्रेशन इन द लैंडस्केप, मतलब कोई पुरानी झील है या फिर कहीं ज़मीन में कोई गड्ढा हो गया है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है अब, ठीक है, बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से, वो एरियाज। ओके। एस्चुरीज, ठीक है, जैसे जब जो है किसी रिवर का पानी किसी ओशन में गिरता है या किसी सी से मीट करता है, तो वो जो एक एरिया बन जाता है ना जहाँ पे फ्रेश और सॉल्ट वाटर जो है वो बहुत एक एक्सट्रीमली रिच एनवायरनमेंट देता है बायोडाइवर्सिटी को फ्लरिश करने के लिए, तो उस एक पर्टिकुलर रीजन को हम एस्चुरी बोलते हैं और उसको भी हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसमें डेल्टास भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, मड फ्लैट्स एक्सेट्रा, इन सबको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इतनी देर से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस किस को हम वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन क्यों डालते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। इनकी इंपॉर्टेंस ऐसी कि हाईली प्रोडक्टिव जो है आपके इकोसिस्टम जो है जनरेट करते हैं। ठीक है। अगर हम एक फैक्चुअल न्यूज़ देखें तो मतलब फैक्चुअल एक फैक्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2/3 ऑफ फिश हार्वेस्ट वर्ल्ड का जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इतने रिच होते हैं और इतनी अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं ये कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छे से फ्लरिश करती है। ठीक है। ये वाइटल सोर्स हैं फूड के, यहाँ से हमें खाना, रॉ मटेरियल्स, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन के लिए, ठीक है, हाइड्रो पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये क्या है, आपके बहुत सारे एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्लस ये जो है आपके बहुत डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ को जो है ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ऐसी ऐसी स्पीशीज़ को भी सपोर्ट करते हैं जो और कहीं नहीं मिलती हैं, सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में फ्लरिश करती हैं। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो कॉम्बिनेशन होता है शैलो वाटर का, है ना, पानी कम है लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, वो आइडियल होती है सिचुएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि फूड वेब का जो हमारा बेस बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है। ये बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स जो हैं वो इस एरिया में फीड करते हैं। ठीक है। हैबिटेट भी देता है, फूडिंग भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि वेटलैंड स्टोर कार्बन विद इन देयर प्लांट कम्युनिटीज़ एंड सॉइल इंस्टेड ऑफ, मतलब क्या होता है कि ये आपकी एटमॉस्फेरिक कार्बन को कम करने में भी, अब आप समझ ही जाइए कि वहाँ पे वेजिटेशन है तो ऑब्वियसली वो कार्बन को जो है अपने में एब्जॉर्ब करके रखेगा और एटमॉस्फेयर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा, विच इज़ यूजफुल फॉर अस। ठीक है। ये नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि कहीं पे भी अगर प्लांटेशन है, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है, जो प्लांट्स की या जो वेजिटेशन है उनकी जो रूट्स हैं वो आपकी सॉइल को जो है जकड़ के रखती हैं, या अगर एकदम से कोई फ्लो हो रहा है या कोई फ्लड आई है ना, तो या कोई डैम का वाटर या समथिंग आता है, तो वो जो पाथ होता है जहाँ पे प्लांटेशन होता है वो उसके फ्लो को जो है रिड्यूस कर देता है, और आगे के एरियाज जो आते हैं, जो उसके आगे पड़ने वाले एरियाज हैं, वो उस वाटर के फ्लो से जो है कम अफेक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज
ठीक है, वही कि वो स्पीड ऑफ फ्लड वाटर्स को कम कर देता है, उनकी हाइट्स को कम करके, और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट कुछ है इसके कि ये इंपॉर्टेंट रोल की प्रिवेंट करता है टूरिज्म में। मतलब बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनकी जो विजुअलिटी है, जो उनका नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, आंखों को बहुत अच्छा है, और वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। दूर दूर से लोग, दूर दराज से लोग उसको उस नेचर को जो है विटनेस करने के लिए आते हैं, तो वो टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इसके 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज, मतलब वर्ल्ड की 40% स्पीशीज जो हैं इन्हीं वेटलैंड्स में ब्रीड करती हैं, रहती हैं। ये इंडस्ट्रीज जैसे कि फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इन, मतलब अब आप देखो वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनसे अपना रॉ मटेरियल ले रही हैं। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रीज। ओके, सो दीज आर द बेसिक चीज़ें कि हम कहते हैं कि वेटलैंड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वी नीड टू, हमें उनके बारे में सोचना है, उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मूविंग अहेड, अब हमने देखा कि ये जब इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको कोई थ्रेट भी होंगे। अब जो थ्रेट होंगे उनसे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसको किसी भी चीज़ को नुकसान किससे है, तब तक हम उसके बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो पहले थ्रेट्स जान लेते हैं कि है क्या, फिर हम देखते हैं उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो थ्रेट्स क्या क्या हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, मतलब ये वेटलैंड है, आपको पता है कि ये वेटलैंड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर भी जो अर्बनाइजेशन का जो प्रेशर है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने का या इंडस्ट्री सेटअप करने का या कुछ भी का, तो वो क्या करता है, वो प्रेशर इन वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मजबूर कर देता है। तो अर्बनाइजेशन मतलब बिल्डिंग्स और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना जो है वेटलैंड्स के लिए खतरा है। ठीक है, एग्रीकल्चर, मतलब मतलब एग्रीकल्चर के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे रेजर्वॉयर्स, कैनाल्स बनाए जाते हैं, या फिर हमने उन्हें पेडी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर जो है आपके डैम्स बनाए जाते हैं फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो क्या होता है, अगर कोई एरिया है जहाँ पे वेटलैंड है लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है डैम बनाने की, डैम भी बनना है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि वी डू नॉट सी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वेटलैंड, और हम वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उनको थ्रेट पहुँचा रहे हैं, हम उनके लिए थ्रेट हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इस सेंस में उनके लिए थ्रेट बन सकता है। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं ना, वो क्या होता है, हम उन्हें नेचुरल वाटर फिल्टर्स कहते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए। लेकिन ये केवल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और नॉर्मल जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उनके लिए ही वाटर फिल्टर्स, मतलब फिल्टर्स का काम करते हैं। लेकिन जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे कि मरकरी या हेवी केमिकल्स, उनको ये फिल्टर नहीं कर सकते या उनको रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ या पॉल्यूटेंट्स उसमें जोड़े जा रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो थ्रेट हैं। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, कोई भी चेंज क्लाइमेट में, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, स्टॉर्म्स का, ड्रॉट्स का, फ्लड्स का, मतलब सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, तूफान आना। ठीक है, जो आपकी रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन है उसके जो है रेशियो में कम बढ़ हो जाना। ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर नीचे गिरावट या उछाल आ जाना, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो आपके वेटलैंड्स को अफेक्ट करते हैं। ड्रेजिंग, ड्रेजिंग क्या होता है कि वेटलैंड से जो है मटेरियल का निकाल लेना, या रिवर बेड से किसी मटेरियल का निकाल लेना, वो ड्रेजिंग कहलाता है। अब ड्रेजिंग की वजह से क्या होता है, जब हम उसमें से कुछ मटेरियल निकाल लेते हैं तो आपका जो वाटर लेवल होता है ना, वाटर टेबल, वो नीचे चली जाती है। ठीक है, वो वाटर टेबल स्ट्रीम की जो है लोअर हो जाती है, और इससे क्या होता है कि एडजेसेंट वेटलैंड, मतलब वाटर टेबल नीचे जा रही है तो अब ऑलरेडी वहाँ पे जो है आपका स्टैगनेंट वाटर है। ठीक है, ऐसा फ्लोइंग वाटर नहीं है, कहीं से कॉन्स्टेंटली ऐड नहीं हो रहा। अब जब वाटर टेबल नीचे जाती है तो उस वेटलैंड का पानी भी नीचे जाने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो वहाँ पे ड्राइड अप हो जाता है। अब एक एरिया जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ नमी नहीं है, उसको हम वेटलैंड नहीं कह सकते, ना ही वो किसी भी फ्लोरा फोना या स्पीशी को, वहाँ के किसी भी चीज़ को जो है फ़ायदा पहुँचा रहा होगा। तो इट कैन नो मोर बी एब्रीविएटेड एज वेटलैंड। फिर ड्रेनिंग, ड्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि वेटलैंड में जो है डिचेस काट के, मतलब नालियाँ या वो काट के ना, हम उसका वाटर टेबल को नीचे कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपके वेटलैंड जो है सूख जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है। ये इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, मतलब
कुछ ऐसी स्पीशीज़, एग्जॉटिक स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाना हमारी मैन मेड किसी उसकी वजह से, कि जैसे कि वाटर हियासिंथ और सेल्विनिया, ये ऐसे हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, बहुत आंखों को देखने में बहुत सूदिंग है, टूरिज्म को तो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो वहाँ के जो उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या जो वहाँ का नेटिव वेजिटेशन जो वहाँ पे खुद से उग रहा है, जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है ऑलरेडी, उसके साथ compete करते हैं। अब जब वो compete कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको हार्म पहुँचा रहे हैं, ठीक है। एक ही उतना ही लिमिटेड फूड है, और आपने अपने उसके लिए आपने कोई ऐसी एग्जॉटिक स्पीशी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी जो आपको तो फ़ायदा पहुँचा रही है लेकिन वहाँ के नेटिव वेजिटेशन को नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। सैलिनाइजेशन, यानी कि अगर वाटर ग्राउंड वाटर का ओवर विड्रॉल हो जाता है तो वहाँ पे जो है सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सैलिनाइजेशन, जो वहाँ की स्पीशीज़ को, फ्लोरा फौना, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एक बार अगर वेटलैंड सूख जाए या ख़राब हो जाए तो उसका रिस्टोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और एक कमी ये भी है कि जो वेटलैंड्स नोटिफाइड है, ठीक है, नोटिफाइड वेटलैंड्स जो है ना, उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसमें जो स्मॉल वेटलैंड्स हैं आपके वो इग्नोर्ड रह जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। प्लस कोई भी जो आपके एक रामसार साइट्स के अलावा, मतलब जो एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो वेटलैंड्स हैं उनके अलावा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ये देखने के लिए कि जो छोटे छोटे जो आपके वेटलैंड्स हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है इसकी वजह से, लैक ऑफ डेटा की वजह से। ओके, तो हमने जो है थ्रेट्स देख ली है, इंपॉर्टेंस देख ली, वेटलैंड क्या होते हैं ये देख लिया, लेकिन अब हम देख लेते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स। एक बात बता दूं कि ये वीडियो 5-7 मिनट लंबी हो सकती है, लेकिन ये एक सिंगल वीडियो सफिशिएंट होगी फॉर कवरिंग वेटलैंड्स टॉपिक। वेटलैंड टॉपिक को कवर करने के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। पहला जो होता है मेन, वो है रामसार कन्वेंशन। ओके, रामसर कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सूटेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, मतलब उनको कंजर्व भी करना प्लस उनका सूटेबल यूज़ करना, अनसस्टेनेबल या अनसूटेबल यूज़ नहीं होना चाहिए, वरना अल्टीमेटली क्या होगा, उनको थ्रेट होगा वो, ठीक है। तो आप थ्रेट्स में ये भी डाल सकते हैं, अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स भी एक थ्रेट है, ठीक है। मतलब आप बेहिसाब अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर वो भी एक जो है थ्रेट किया आएगा। अब क्या होता है कि ये जो आपका कन्वेंशन है या ये जो आपकी ट्रीटी है, इट हैज़ टू बी अचीव्ड। ये हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हम लोकल और नेशनल एक्शंस के मदद से और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से जो है की मदद से हम इसको अचीव कर सकते हैं। टुवर्ड्स व्हाट, इन सब चीज़ों का मिक्सचर टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट दी वर्ल्ड, मतलब इन वेटलैंड्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो विश्व भर में, ठीक है। उसके लिए हम लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सारे कोऑपरेशन करके हम वेटलैंड्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। जो आपका रामसर कन्वेंशन है ये जो है इटली में एक सिटी है, ईरान में, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ईरान में एक सिटी है रामसर, उसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है। आई वॉन्ट यू टू ओपन योर वॉट बोला है, सॉरी, मतलब आप लोग प्लीज़ अपना एटलस चेक खोलिएगा और चेक कीजिएगा। ईरान की एक सिटी है रामसर, ऑब्वियसली आपको पता होगा ईरान का है, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये जो आपने साइन किया था कब किया था, 2 फरवरी 1971, और इसीलिए 2 फरवरी इज यूज्ड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ओके, अब ये साइन तो आपका 2 फरवरी 1971 में हुआ था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 21 दिसंबर 1975 को। इसको 7 स्टेट्स ने रेटिफाई किया था, मतलब 7 स्टेट्स ने मिलकर इस कन्वेंशन को साइन किया था। उसके बाद इसकी मेंबर पार्टीज़ जो हैं आज की तारीख में कितनी है, 171 मेंबर पार्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज हम देख लेते हैं कि इस कन्वेंशन के 3 पिलर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला पिलर क्या है कि वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज़ ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, मतलब सबसे पहला है हमारा कि हमें उन वेटलैंड्स का वाइज यूज़ करना है, ठीक है, सूझबूझ से और वाइजली उसको यूज़ करना है। दूसरा है कि डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस द रामसर एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी सूटेबल वेटलैंड्स हैं
ठीक है, उनको हमें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की लिस्ट में यानी कि रामसर लिस्ट में जो है ऐड कराना है, प्लस उनका जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हमें इंश्योर करना है। ये उनका सेकंड पिलर है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन का। थर्ड इज कि हमें जो है इंटरनेशनल जो है कोऑपरेशन शो करना है, कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स एंड शेयर्ड स्पीशीज। ठीक है, इन सब मतलब जो आपके ट्रांसबाउंडरी जो आपके वेटलैंड्स हैं उन पर जो है हमें इंटरनेशनली कोऑपरेट करना है, मिलकर काम करना है और इन वेटलैंड्स को जो है कंजर्व करना है। मूविंग अहेड, currently all over the world there are around 2300 रामसर साइट्स, लगभग 2300 रामसर साइट्स हैं हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो है एरिया जो है कवर करती हैं। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रामसर जो कन्वेंशन है वो 6 अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे जो है क्लोजली कोलैबोरेट करता है फॉर दी, हमने बोला था ना भी कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, तो जो रामसर कन्वेंशन है उसने भी जो है 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे वो क्लोजली कोलैबोरेट करता है ताकि वो इस कन्वेंशन की जो पिलर्स हैं उन पर खरा उतर सके, जो इसके मोटिव हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आईओपीज, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। ठीक है, उनको हम ये बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल्स, दूसरी है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरी है IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फोर्थ इज वेटलैंड्स इंटरनेशनल, फिफ्थ इज WWF इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इन नेचर इंटरनेशनल, एंड सिक्स्थ इज WWT वर्ल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं जैसे UNDP, UNEP, यूनेस्को, साइट्स, UNCCD और बहुत सारी रीजनल लेवल पे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पार्टनर्स हैं जो कि कोलैबोरेट करके काम करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। आपने सुना होगा कि वेटलैंड्स कंजर्वेशन या रामसर कन्वेंशन COP1, COP2, COP4, ठीक है, वो सब क्या क्या है? वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या है कि कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन गवर्निंग बॉडी हैं जो कि मतलब जैसे हमने देखा ना कि 7 स्टेट्स ने उसको रेटिफाई किया था, वो तो उनको मिलकर जो है एक जो है आपकी एक गवर्निंग बॉडी बनती है। ठीक है, जो कि इसके कामकाज को देखती है, इसके लिए ज़रूरी अमेंडमेंट्स करती है, या कोई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी रूल की या किसी अमेंडमेंट कोई भी ऐसा उसमें क्लॉज है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाने का काम करती है, एडवाइस देने का काम करती है, एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडीज़ बनाने का काम करती है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिव्यू करती है। ओके, तो ये जो सारे कामकाज हैं ये आपकी जो है COP में जो आपकी 7 या जो भी आपकी रेटिफिकेशन जो पार्टीज़ हैं वो उनकी गवर्निंग बॉडीज़ को चेक करती है। ठीक है, अब ये हर 3 साल में मिलते हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है वो एवरी कॉन्जिक्यूटिव मतलब थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर होती है। COP12 जैसे कि हमने देखा था, बैक डेट्स भी देख लीजिए। COP12 जो है आपका 2015 में हुआ था यूरुग्वे में। COP13 आपका रिसेंटली 2018 में हुआ था दुबई UAE में। और COP14 जो है वो प्लान्ड है फॉर वुहान विच हैज़ टू बी हेल्ड इन 2021। ओके, तो COP14 जो है अभी तक जो है वो वुहान है और आई होप द कंडीशंस रीस्टोर्स और ये ऐसा ही रहे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बोलीविया एक ऐसी कंट्री है जिसपे लार्जेस्ट एरिया जो कवर करती है, लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसका वेटलैंड्स के अंदर आता है, रामसर प्रोटेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अब कुछ क्राइटेरियाज हैं कि हम किस लैंड को जो है आपका जो है वेटलैंड्स के जो है घोषित करेंगे अंडर रामसर कन्वेंशन। वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो कि यूनिक एग्जाम्पल हो नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का। ठीक है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, रेयर या फिर यूनिक एग्जाम्पल हो किसका, नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का, प्लस वो सपोर्ट करता हो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को जो है वो सपोर्ट करता हो। ठीक है,
क्या करता हो, वो सपोर्ट करता हो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल रीजन। मतलब किसी एक रीजन की जो है आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन को जो सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा एरिया जो है वो वेटलैंड घोषित किया जा सकता है अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कि वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो कि एक क्रिटिकल स्टेज पर हैं अपनी लाइफ साइकिल की, उनको प्रोवाइड करता हो या फिर एज अ रिफ्यूजी काम करता हो उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके एडवर्स कंडीशंस में। ओके, नेक्स्ट इज कि वो रेगुलरली, मतलब हमेशा रेगुलरली जो है 20,000 या फिर उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को जो है सपोर्ट करता हो, ऐसे एरिया को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज़ को जो है सपोर्ट करता हो। ठीक है, या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो फिशेस के फूड के लिए, स्पॉनिंग ग्राउंड्स के लिए, नर्सरी के लिए, या फिर माइग्रेशन पाथ हो। मतलब ऐसा कोई एरिया की जो कि माइग्रेशन पाथ हो, जहाँ से कोई स्पीशी माइग्रेट करती हो, तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट कर रही है तो वो एरिया उस स्पीशी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई स्पीशी होती है जो माइग्रेशन के दौरान किसी एक जगह पर पहले थोड़े टाइम रुकती है, फिर अपने डेस्टिनेशन पर जाती है, वो बीच में एक हॉल्ट लेती है। तो जो जिस जगह पर वो हॉल्ट लेती है, जिस जगह पर वो ब्रेक लेती है, वो आपकी जो है वो एरिया जो है आपका रामसर कन्वेंशन के बीच में वेटलैंड की उस पर कराया जा सकता है, पर वो वेटलैंड की जो आपके क्राइटेरियाज हैं उनको भी फॉलो करे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स हो ऑफ फूड, वाटर रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटीज़ फॉर रिक्रिएशन और इको टूरिज्म के लिए जो है इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो कि इसको रिक्रिएशन हो सके इसमें फॉर इको टूरिज्म एंड जो है आपकी वाटर रिसोर्सेज को या फूड रिसोर्सेज का जो है स्टोर हो या सोर्स हो। ओके, सो मूविंग अहेड विद द सेकेंड लास्ट सब हेडिंग इज रामसर साइट्स इन इंडिया। अभी तक 2019 तक जो लास्ट सुंदरबन ऐड हुई थी तब तक 27 थी, बट रिसेंटली 10 मोर साइट्स जो है वो ऐड कर दी गई हैं अंडर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो अब हमारी इंडिया में हो जाती हैं 37 साइट्स अंडर रामसर लिस्ट। तो 27th कौन सी थी? सुंदरबन। और नीचे की 10 कौन सी है वो हम देख लेते हैं। 3 मेन स्टेट्स हैं, दैट इज़ पंजाब, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, जिसमें ये साइट जो हैं 10 की 10 लोकेटेड है। पंजाब में कौन सी है? नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशोपुर वेटलैंड जिसको हम दुर्गासपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, और बीज वेटलैंड साइट। तो प्लीज़ इनके नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 दे दी, इसमें से कौन कौन सी अभी नहीं ऐड की गई है रामसर साइट के, या इनमें से कौन कौन सी की गई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में की गई है नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, जो कि फर्स्ट वेटलैंड है आपका महाराष्ट्र का। ये भी एक फैक्ट है, प्लीज़ रिमेंबर इट। उत्तर प्रदेश में आपकी जो है की गई है, यूपीपीसीएस के लिए भी ये करंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 हैं, जो है सरसाई नवर झील, ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदली बर्ड सेंचुरी है ना, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, एंड 6 वन इज समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, लेट्स रिकॉल देम। सरसई नवर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी एंड समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखनी है। ओके, सो लास्ट इज दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो कि हम कंजर्वेशन मेजर्स में हम लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये एक रामसर लिस्ट का ही एक एज अ पार्ट जो है रखा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? ये ऐसे वेटलैंड्स का रजिस्टर है, ये इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड्स। ये ऐसे वेटलैंड्स का रजिस्टर है, ठीक है, वेटलैंड साइट्स का, ऑन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेयर चेंजेस, जो वहाँ पे चेंजेस हैं इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, जहाँ पे जो है चेंजेस आए हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, किसकी वजह से? मतलब या तो चेंजेस आ चुके हैं, या हो रहे हैं, या फिर आने वाले हैं, या आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसको दोबारा समझ लो कि रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेयर जो चेंजेस हैं इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड
आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन मेड हो उसकी वजह से, जो आपकी साइट्स हैं जहाँ पे कोई चेंजेस हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ठीक है। दो ऐसे वेटलैंड्स हैं इंडिया के जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं, वो हैं कालीदियो नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोतक लेक मणिपुर, ठीक है। इससे पहले चिलिका लेक जो थी वो भी आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थी उड़ीसा की, लेकिन लेटर इट हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। So this was all from my side regarding wetlands. I hope I have done justice. मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया है और आप लोगों के तक जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ और डेटा मिलेगा तो ईदर आई विल प्रोवाइड PDF और आई विल मेक रिविजन वीडियोस। एक बार सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं उसके बाद जब हम रिविजन वीडियोस करेंगे तो वहाँ पे हम जो है उन टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बस पर प्लीज़ आप वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, आप रिव्यू करिए, आपको कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, ओके, एनी फ्लॉज, ठीक है। एंड रेस्ट इज़ कि आई ट्राई टू गिव यू टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक। इस टाइम कुछ 4-5 दिन का ब्रेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ स्टे एट home, keep studying, do well, bye bye.